क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 1 का 4 से है वही संबंध 5 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 1 का संबंध 4 से किस प्रकार है? अगर 1 में हम 4 का गुणा कर देंगे ना तो 4 आ ही जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 में 4 का गुणा किया जाएगा तो 20 आएगा, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 20 है ही नहीं। तो ये तरीका तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि अगर 1 से 4 प्राप्त करना है तो अगर 1 में 3 जोड़ दिया जाए तो 4 आ जाता है, और उसी प्रकार अगर 5 में 3 जोड़ा जाए तो 8 आता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 8 भी नहीं है। तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 2 होती है, और जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है उसका संबंध 2 से है, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, और 2 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होती है 4, और यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 नहीं आएगी। अभी हमें 6 का वर्ग भी करना है, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 36 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 720 का 840 से होगा ना, वही संबंध 60 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए ना कि यहाँ पर 720 का संबंध 840 से किस प्रकार है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर तो हम ये पता लगा ही सकते हैं ना कि यहाँ पर 60 का संबंध फिर किस संख्या से होगा। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 720 लिखा हुआ है और 840 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं में निश्चित रूप से संबंध है। लेकिन क्या संबंध है, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 720 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 6, और उसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे कि जो 840 है ना, उसको लिखा जा सकता है 120 गुणा 7। बिल्कुल, आप 120 गुणा 6 करोगे तो 720 आ जाएगा, और 120 गुणा 7 करोगे तो 840 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो 60 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 6। तो अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप यहाँ पर समझिए कि 120 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ था, यानी कि अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए, यानी कि 720 को प्राप्त करने के लिए हमने 120 लिया था। उसी प्रकार 840 को प्राप्त करने के लिए भी हमने 120 को लिया था ना। तो यहाँ पर जैसे कि 60 को प्राप्त करने के लिए हमने 10 लिया है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें 10 तो लेना ही होगा। फिर आप देखिए कि अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा किया था, और अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 7 का गुणा किया था। तो यहाँ पर आप देखिए अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 लिया है, तो अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 7 लेना होगा। तो हमें 10 में 7 का गुणा करना होगा। 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 70, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 60 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 6। उसी प्रकार यहाँ पर 720 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 6। फिर यहाँ पर तो 840 लिखा हुआ है, 840 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 7। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अब कौन सी संख्या आएगी? हमें 10 तो लेना ही होगा, जैसे कि यहाँ पर 120 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 से गुणा किया है और यहाँ पर 7 से, तो यहाँ पर 6 से गुणा हुआ है और यहाँ पर किससे होगा? 7 से होगा। तो 10 गुणा 7 करने पर 70 आएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिनमें सभी संख्याएँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली आकृति में 38 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। अगर आप 38 + 10 करोगे तो कितना आएगा? 38 + 10 तो 48 होता है, और आप ये देखिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी 48 ही आएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब आप देखिए कि दूसरी आकृति में भी यही पैटर्न लग रहा है। हमें करना क्या है? यहाँ पर 15 है और 15 के सामने देखिए यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो 15 + 21 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, तो 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो
तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझ गए होंगे। अब यही पैटर्न हम तीसरी आकृति में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना है। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 12 ही आना चाहिए, यानी कि जितना यहाँ पर योगफल है गुणनफल भी उतना ही आना चाहिए। तो 4 का गुणा हम किससे करें कि जिससे कि यहाँ पर 12 ही आ जाए। तो ये तो आपको पता है कि 4 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3 होगी तो 4 का गुणा 3 से करने पर 12 आ जाएगा और 6 + 6 करने पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 3 लिखा हुआ है या नहीं। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें 3 लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर आप समझिए, लिखा हुआ है 75 + 26 = 4, 69 + 53 = 7, 82 + 46 बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर 75 में हम 26 जोड़ेंगे तो क्या वास्तव में 4 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 4 तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब प्रश्न को कैसे हल करना होगा, आप यहाँ पर इतना समझिए कि हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन से, 75 है और 26 है। इन दोनों नंबर्स का हमें यूज़ लेना है और वो किसी तरीके से भी हम यूज़ ले सकते हैं। इनमें कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें प्लस ही करना है। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है, 75 और 26, और हमारा अब ये सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि इन दोनों नंबर्स के द्वारा हम 4 को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा तरीका हम लगाए कि जिससे कि 75 और 26 के द्वारा 4 आ जाए। तरीका तो बहुत ही आसान है लेकिन आपको समझना तो होगा। आप यहाँ पर देखिए 75 लिखा हुआ है तो आपको करना क्या है, 75 के दोनों अंकों को जोड़ना है। उसके बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना है और फिर क्या करना है, यहाँ पर 26 है ना, तो 26 के दोनों अंकों को जोड़ना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 4 आ भी रहा है या नहीं। जब आप 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा और आप देखिए 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना। तो 12 में से 8 घटाने पर तो कितना आता है, 4 आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 4 ही है और हमें 4 ही तो लेकर आना था। अब हम यहाँ पर पैटर्न की जांच भी करेंगे और जांच के लिए यहाँ पर दूसरा संबंध है 69 + 53 = 7 है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के द्वारा यहाँ पर 7 आ भी रहा है या नहीं। करना क्या है, यहाँ पर 69 है ना, तो 69 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर दूसरी संख्या 53 है ना, तो 53 के भी दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 7 आ रहा है या नहीं। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 15 में से हमें क्या घटाना होगा, 8 घटाना होगा। 5 और 3 8 होता है ना, तो 8 ही घटाएंगे। तो 15 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि बराबर में 7 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए 82 है ना, तो 82 के भी हमें दोनों अंकों को जोड़ना है और फिर माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर लगाना ही होगा। दूसरी संख्या 46 है, तो 46 के दोनों अंकों को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। अब आप देखिए 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा और 10 में से हमें क्या घटाना होगा, 4 + 6 10 होता है ना, तो 10 में से हम 10 ही घटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। आपको पता है कि आंसर तो 0 आया है। कैसे आया, आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 82 लिखा हुआ था ना, तो 82 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। दूसरी संख्या यहाँ पर 46 है, तो 46 के भी दोनों अंकों को हमें जोड़ना ही है। 8 और 2 तो कितना होगा, 10 होगा और उसी प्रकार 4 + 6 कितना होगा, 10 होगा और 10 में से 10 घटाने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है, त्रिभुज की आकृति, और आप देखिए कि यहाँ पर शीर्ष पर 2 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और एक शीर्ष पर यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है ना, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न समझने के लिए हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो लिखने ही होंगे, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर संख्या है। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि अल्फ़ाबेट और संख्या के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंग्रेज़ी वर्णमाला को ABCDEFGHIJKL और यहाँ पर हम लिखेंगे M, फिर यहाँ पर N
P Q R S T U V W X Y Z। तो यहाँ पर अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक होते हैं ना वो भी लिख देते हैं। जैसे ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार हम लिख देते हैं। ई का 5 है, एफ का 6 है, यहाँ पर 7 आएगा, एच का 8 होगा, आई का 9 होगा, जे का 10 होगा, के का 11 होगा, एल का 12 होगा और यहाँ पर एम का क्या होगा 13 होगा, एन का 14 होगा, ओ का 15 होगा, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का यहाँ पर 19 होगा, टी का यहाँ पर 20 होगा, यू का यहाँ पर होगा 21, वी का होगा यहाँ पर 22, डब्लू का 23, यहाँ पर एक्स का कितना होगा 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है ना, पहली आकृति में P लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है। अब देखिए कि P के यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर P के यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है। और आप देखिए K का क्रमांक क्या है, यहाँ पर 11 है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न समझाया जा रहा है। यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि P के ऊपर सीध में क्या है, K लिखा हुआ है और K का क्रमांक 11 है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 11 लिखना है। फिर देखिए जो X है ना, X के यहाँ पर सामने यानी कि ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और C का क्रमांक क्या होता है, 3 होता है। तो अब जब आपने 11 और 3 लिख ही दिया है तो 11 और 3 का तो 33 से संबंध है। कैसे है, अगर 11 का गुणा 3 से किया जाता है तो 33 आ जाता है। तो आप यहाँ पर समझ गए ना कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अभी हम यहाँ पर पैटर्न की जांच भी करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जी है। फिर आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर जी है और जी के नीचे देखो टी लिखा हुआ है ना, और टी का क्रमांक क्या है, 20 है ना, तो यहाँ पर हमें 20 लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर वी है और वी का देखिए क्रमांक तो 22 है, लेकिन हमें वी का क्रमांक थोड़े लेना है। यहाँ पर वी के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और ई का क्रमांक 5 होता है, तो यहाँ पर हमें 5 लेना है। जब आप 20 का गुणा 5 से करोगे ना, यहाँ पर गुणा करना है, 20 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L है ना, तो L का देखिए क्या क्रमांक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है L, लेकिन हमें L का क्रमांक तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कि L के नीचे क्या लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है ना, और O का क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। फिर देखिए U के लिए क्या लेना है हमें, U कहाँ है, गहरा आप देख सकते हो, लेकिन U के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, और F का क्रमांक क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब हमें करना क्या है, 15 का गुणा 6 से करना है। 15 गुणा 6 करने पर कितना आता है, 90 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 90 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।